सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अंडमान निकोबार के रणनीतिक महत्व तथा उसकी सामरिक उपयोगिता पर। बहुत से विश्लेषकों का मानना है कि जिस तरह से चीन इस समय विस्तारवादी नीति अपना रहा है, भारतीय सीमाओं पर तनाव बढ़ा रहा है, ऐसे में अंडमान निकोबार द्वीपीय क्षेत्र पर भारत को न सिर्फ अपनी मजबूती बढ़ानी चाहिए, बल्कि वहां पर हो रहे सैन्यकरण की गति को भी आगे बढ़ा देना चाहिए। यह जो चीन के द्वारा क्रिएट किया गया तनाव है, यह सिर्फ भारत के संदर्भ में चिंताजनक नहीं है, बल्कि आप दक्षिणी चीन सागर वाला क्षेत्र देख लीजिए, आप फिलीपींस के साथ उसके संबंध देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंध देख लीजिए, जापान के साथ संबंध देख लीजिए, सबके साथ उसके संबंध तनावपूर्ण हैं। ऐसे में भारत को किस तरह से अंडमान निकोबार द्वीपीय क्षेत्र का सामरिक उपयोग करना चाहिए, इसी पर हमारा पूरा वीडियो फोकस होगा। आइए हम बात करते हैं इस पर। सबसे पहले थोड़ा सा इसकी एक लोकेशन देख लीजिए। यह जो अंडमान निकोबार क्षेत्र की लोकेशन है, यही इस वीडियो की जान है। आप इसको थोड़ा सा देखिए। आप पहले एक जो आपकी स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिए बे ऑफ बंगाल देख लीजिए, और बे ऑफ बंगाल के पास ही देखिए थोड़ा सा दक्षिण में अब आएंगे तो आपको लिखा दिखाई देगा स्टेट ऑफ मलक्का, और स्टेट ऑफ मलक्का के थोड़ा सा अगर पास में देखेंगे तो आपको मलेशिया लिखा दिखाई देगा। उत्तर की ओर बढ़ेंगे कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, लाओस और बर्मा अर्थात म्यांमार लिखा दिखाई देगा। यहीं पर देखेंगे सिंगापुर, ब्रुनेई जैसे देश दिखाई देंगे। दक्षिण की ओर अगर आप बढ़ेंगे तो आपको ऑस्ट्रेलिया भी मिल जाएगा। अब उसके बाद थोड़ा सा ये अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र देख लीजिए। अब देखिए सबसे उत्तर में अगर आप देखें तो आपको कोको चैनल दिखाई देगा, उसके बाद नॉर्थ अंडमान दिखाई देगा, मिडिल अंडमान दिखाई देगा, उसके बाद जो है कि साउथ अंडमान दिखाई देगा, और यहीं पर आपको दिखाई देगा राजधानी क्षेत्र जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर, और उसके बाद लिटिल अंडमान देखेंगे हम लोग, फिर अंडमान सी, और फिर इसी के बीच में देखिए 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल देखिए क्या कर रहा है, अंडमान और निकोबार जो कार निकोबार आइलैंड क्षेत्र है, इसको क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। और एकदम दक्षिण की ओर जब आएंगे तो देखिए आपको यहाँ पर दिखाई देगा इंदिरा पॉइंट, और इंदिरा पॉइंट के पास एक शब्द लिखा दिखाई देगा ग्रेट निकोबार। आप इन सभी क्षेत्रों को मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि इनका जो है कि क्या होगा, आगे चलकर जिक्र आएगा, और जब जिक्र आएगा तो आपको इसकी जो लोकेशन है ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। फिर से आप देख लीजिए, उत्तर से कोको चैनल देखिए, नॉर्थ अंडमान देखिए, मिडिल अंडमान देखिए, साउथ अंडमान देखिए, फिर लिटिल अंडमान देखिए। यहीं पर हमने आपको पोर्ट ब्लेयर भी दिखा दिया, फिर कार निकोबार देखिए, 10 डिग्री चैनल देख लीजिए, और फिर ग्रेट निकोबार देख लीजिए। अब उसके बाद थोड़ा सा यह वाली लोकेशन फिर से देखिए, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो बे ऑफ बंगाल का जो क्षेत्र है, ये छोटा मोटा क्षेत्र नहीं है, और यहीं से मैंने आपको दिखाया था स्टेट ऑफ मलक्का यहीं से गुजरता है। तो स्टेट ऑफ जो मलक्का गुजरता है उसकी जो लोकेशन है, यह हिंद महासागर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण। अब उसके बाद एक और इमेज देखिए, ये जो इमेज है काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इसमें ये देखिए इंडिया का जो क्षेत्र देख रहे हैं, इंडिया को घेरने के लिए एक शब्द है और उसका नाम है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, मोतियों की माला। तो मोतियों की माला का मतलब वह क्षेत्र है जिन क्षेत्रों को से होते हुए अगर आप एक
रेखा खींचेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके माध्यम से भारत को घेरने का प्रयास किया गया है। तो आप देखिए, अगर आप इंडिया से दक्षिण की ओर देखेंगे तो पीले कलर की एक रेखा दिखाई देगी, और जब पीले कलर की रेखा दिखाई देगी यही क्या है, स्ट्रिंग ऑफ पल्स है। आगे मैं बताऊंगा स्ट्रिंग ऑफ पल्स क्या है, कौन से जो है कि देशों में कौन से पोर्ट हैं, बंदरगाह हैं या सैन्य क्षेत्र हैं जिनके माध्यम से भारत को घेरने का प्रयास किया जाए। और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो स्ट्रिंग ऑफ पल्स देख लीजिए, और उसके बाद यहाँ पर ऑयल शिपिंग लेंस देख लीजिए, अर्थात जो तेल का जो व्यापार होता है उसको जो है कि एक नीले कलर की लाइन से दिखाया गया है। और ये भी कहाँ से गुजर रहा है, आपका स्टेट ऑफ मलक्का से, मलक्का जल संधि से होकर गुजर रहा है। कुल मिलाकर स्टेट ऑफ मलक्का क्या है, काफी महत्वपूर्ण है। अब आइए थोड़ा सा इसके मिनट्स को समझिए, एक एक करके हम फैक्ट्स को कवर करते हैं। क्योंकि अंडमान निकोबार से कई बार प्रश्न पूछे जाते रहे तो इसको कोशिश करेंगे हम थोड़ा सा डायनेमिक तरीके से समझने का। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जो बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में अर्थात जो है कि हिंद महासागर में स्थित है। यह द्वीप 572 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना है और इसमें से 37 द्वीपों पर ही मानवीय अधिवास है। एक चीज क्लियर कर दूं, कई जगह है यह 37 की जगह 38 द्वीप मिलते हैं जहां पर मानवीय अधिवास है लिखा हुआ, लेकिन 37 द्वीपों पर ज्यादा सहमति है। और इसकी जो राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर है, मैंने वह आपको दिखा दिया। ये जो द्वीपीय क्षेत्र है लगभग 8,249 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला है, और इसकी जो लोकेशन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह जो है चेन्नई छोर से अगर देखें तो लगभग 1200 किलोमीटर दूर है। सुमात्रा जो कि इंडोनेशिया का एक पार्ट है वहाँ से मात्र 137 किलोमीटर दूर है। म्यांमार के नियंत्रण वाले जो कोको द्वीप हमने दिखाया वहाँ से यह 50 किलोमीटर दूर है। अंडमान निकोबार द्वीपीय क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ। और भारत का जो सबसे जो दक्षिणतम बिंदु है और वह दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, वहां से मलक्का जल संधि मात्र और मात्र 675 किलोमीटर की दूरी पर है। अब इससे एक चीज समझिए कि जो पूरी जो लोकेशन है, ये इसकी जो इंफॉर्मेशन है जो हमने अवस्थिति से संबंधित बताई, अगर यह कोई क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण है तो इसका विकास क्या करना है, जरूरी है। अदरवाइज क्या होगा, दूसरा देश यहाँ पर क्या करेगा, विकास कर लेगा। अगर वहां पर विकास उसका हो जाएगा, विकास का मतलब है कि सैन्यकरण अगर वह कर लेगा तो हमें कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। खैर, अंडमान सागर इसे थाईलैंड और म्यांमार से अलग करता है, तो ध्यान रखिएगा कि अंडमान सागर का भी बाद में जिक्र आएगा। यह जो पूरा केंद्र शासित क्षेत्र है, अगर आप इसका विस्तार कोई आपसे पूछ ले, और ये पेपर में पूछे जाता भी रहा है, तो इसका जो विस्तार आपको मिलेगा वो 6 डिग्री नॉर्थ से लेकर 14 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के बीच में मिलेगा, अर्थात 6 डिग्री से लेकर 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच इसका विस्तार आपको टोटल देखने को मिल जाएगा। और 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तर में क्या है, अंडमान द्वीप समूह, और 10 डिग्री के दक्षिण में क्या है आपका जो है कि निकोबार द्वीप समूह है। यहाँ की जो जलवायु है वह नम है, उष्णकटिबंधीय तटीय है, और भारत में जो वर्षा होती है तो उसका प्रारंभ सबसे पहले यहीं से होता है। हालांकि आपने केरल सुना होगा, तो लेकिन केरल क्या है कि वह मुख्य भूमि की वर्षा को दिखाता है। चूंकि यह ज़्यादा दक्षिण में है तो यहाँ पर वर्षा क्या होती है, सबसे पहले होती है। यहाँ मुख्य रूप से 4 जो है कि निग्रोटो जातियाँ पाई जाती हैं, ये पूछा जा चुका है यूपीएससी में ही। तो यहाँ पे 4 निग्रोटो जातियाँ कौन सी हैं, महा अंडमानी, ओंगे, जारवा और सेंटिनली। वहीं 2 मंगोलाइड जातियाँ पाई जाती हैं, जिसमें है एक है निकोबारी और दूसरी है सोमपेन। और ये जाति कहाँ पाई जाती हैं, पूछा जा चुका है। अंडमान द्वीप समूह की जो प्रमुख खाद्यान्न फसल है वो धान है, जबकि निकोबार द्वीप समूह की जो मुख्य नकदी फसल है वह नारियल है। और यहाँ पर लगभग 85% एरिया पर वनों का विस्तार है। कौन से वन पाए जाते हैं, यूपीएससी में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने भी आपको यहाँ पर लिख दिया। पाडोक और गर्जन सबसे बहुमूल्य यहाँ की लकड़ियाँ हैं जो कि यहाँ के वन क्षेत्र से प्राप्त होती हैं। यहाँ पर 96 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, 9 राष्ट्रीय पार्क हैं और 1 जैव संरक्षित क्षेत्र अर्थात बायोस्फीयर रिजर्व है। तो ये जो बायो रिजर्व होता है, जैव आरक्षित क्षेत्र कौन से होते हैं, जहाँ पर जैव विविधता बड़े क्षेत्र में पाई जाती है, तो उसकी संख्या 1 है। नेशनल पार्क की संख्या 9 है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की संख्या 96 है। अब देखिए, यह इसलिए मैंने इसकी ज्योग्राफी बता दी क्योंकि इसमें आगे चल के
लेकर ये बात उठेगी, क्या सैन्यकरण करने से यहाँ की ज्योग्राफी, यहाँ का इकोसिस्टम, यहाँ के इन्वायरमेंट पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? तो उसको क्या करेंगे आप, इन्हीं पैरामीटर्स पे जो मैंने बेसिक इंफॉर्मेशन दी, इससे आप क्या करेंगे, उसको परखने का प्रयास करेंगे। अब देखिए हुआ क्या, आज़ादी के समय यदि भारत के हिस्से में आ गया, लेकिन हुआ क्या था कि जब हमने इसको अपना टेक ओवर किया अर्थात आज़ादी के बाद, तब हमने उस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कारण यह था कि हमारा जो विकास का मुख्य फोकस था वह क्या था, मुख्य भूमि था, ना कि हमारा द्वीपीय क्षेत्र। इसकी जो महत्ता और सामरिक उपयोगिता का जो सर्वप्रथम हमको एहसास हुआ वह हुआ 1971 में, जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। और भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारतीय नौसेना ने इसका इस्तेमाल जो तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान था, जो कि वर्तमान का बांग्लादेश है, उसके जहाज़ों और नौसैनिक ठिकानों को ध्वस्त करने में यहाँ की द्वीप का प्रयोग किया। अर्थात जब हम पूर्वी पाकिस्तान में जो है कि आज़ादी की उनकी लड़ाई में साथ दे रहे थे, तो उस समय हमने क्या किया कि इसका उपयोग किया, और तब हमें पता चला कि हमारे पास तो एक ऐसा आइलैंड है, एक ऐसा क्षेत्र है जिसका इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। बाद में हमने क्या किया, नौसेना और वायुसेना के अड्डों का यहाँ पर विकास किया, इसको मजबूती दी। वर्ष 2001 में हमने अंडमान में सशस्त्र सेनाओं और तटरक्षक बलों की संयुक्त कमान की भी स्थापना कर दी। इस तरह से हम देख रहे हैं धीरे धीरे हम इसको क्या है, सैन्य दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट समझते जा रहे हैं और इसकी गति को आगे बढ़ा रहे हैं। वर्तमान समय में अंडमान निकोबार कमांड, अर्थात जो आपको कमांड का मतलब है कि एक ऐसा यूनिट जो अंडमान निकोबार कमांड है, यह देश का एकमात्र ऐसा यूनिट या कमांड है जिसके पास आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड है, और कहीं पे भी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, तो आपसे पूछा जा सकता है कि आखिर वो कमांड कौन सा है जहां जिसके पास आर्मी भी हो, नेवी भी हो, एयरफोर्स हो, कोस्ट गार्ड हो? तो क्या है आपका, यह आपका अंडमान निकोबार क्षेत्र। अब देखिए आपको इससे लग गया होगा कि भारत जो है कि बहुत पहले से इस पर कार्य कर रहा, लेकिन नहीं। यहाँ पर हमने क्या हुआ था, 1971 के बाद इसकी थोड़े महत्व को समझा था, धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे थे। क्योंकि अगर हम देखें वर्ष 2000 तक यहाँ पर जो कमांड की हमने स्थापना की थी, इसकी जिम्मेदारियाँ काफ़ी सीमित थी। सीमित क्या थी कि यहाँ पर जो नौवहन गतिविधियाँ होती हैं, अर्थात जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको सुचारू रूप से चलाना, उसमें कोई दिक्कत ना आए, उसको प्रॉब्लम आए तो उसको टैकल करना, और समुद्र के माध्यम से अगर कोई देश आतंकवाद फैलाना चाहता है, मान लीजिए पाकिस्तान या कोई और देश, तो उसको रोकना, और साथ ही साथ जो समुद्री लुटेरों का प्रभाव है उसको नियंत्रित करना था। ये वर्ष 2000 तक की मैं बात बता रहा हूँ। लेकिन उसके बाद से थोड़ी थोड़ी हमने क्या किया, गतिविधियों को यहाँ पर बढ़ाना चालू कर दिया। बहुत लंबे समय से दरअसल अंडमान निकोबार के सैन्यकरण की आवश्यकता की बात की जा रही थी। अर्थात ये आज से नहीं हो रहा है, यह वर्ष 2000 से ही हो रहा है, और कहा जा रहा है कि आप यहाँ पे सैन्यकरण की गतिविधियों को बढ़ाइए। लेकिन अगर आप देखें थोड़ा सा पुराना हम अपना समय और कार्यकाल देखें सरकारों का, तो यह क्या है, चीन के साथ अपनी घनिष्ठता को बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। और साथ ही साथ हमने एक नीति अपनाई थी, लुक ईस्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो इन दोनों के माध्यम से हम क्या करते थे, जो दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं, जिनका जिक्र मैंने आपको स्टेट ऑफ मलक्का के उत्तर में मैप दिखाते हुए किया था, तो उनके साथ हम क्या कर रहे थे, अपने संबंधों को मजबूत करना चाहते थे। और अगर हम मजबूत करने के दौरान क्या करते, अंडमान निकोबार क्षेत्र अर्थात ANI, तो मैं आगे से अंडमान निकोबार आइलैंड वाले क्षेत्र को ANI के नाम से संबोधित करूंगा। तो ANI का अगर हम सैन्यकरण करते तो इससे क्या होता, इनके साथ जो हमारे रिश्ते थे उसमें खटास आ सकती थी। वह इस वजह से था क्योंकि ये जो भी दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश हैं, ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि यहाँ पे सैनिक गतिविधियाँ बढ़े। ये कब की मैं बात बता रहा हूँ, ये 1990 के दशक और 2000 दशक की मैं बात बता रहा हूँ। और इसी के कारण भारत ने भी इन देशों को नाराज करने की आवश्यकता नहीं समझी, और भारत भी इनके सैन्यकरण अर्थात इस द्वीपीय क्षेत्र के सैन्यकरण के लिए बहुत ज़्यादा मजबूत इच्छा शक्ति नहीं रखता था। और दूसरा एक कारण और था जो हमने इसकी वजह से हमने यहाँ पर सैन्यकरण नहीं किया, वह था कि हम जो है कि चीन को नाराज नहीं करना चाहते थे। जी हाँ, बिल्कुल सही है कि हम चीन को बिल्कुल, चीन के साथ कोई तनाव क्रिएट नहीं करना चाहते थे, उसको नाराज नहीं करना चाहते थे। इसी के कारण हमने क्या किया कि वहाँ पर जो गतिविधियाँ हो रही थी, चाहे वह श्रीलंका में, बांग्लादेश में,
जो है कि हम जब कर रहे थे तो हमने वहाँ पर ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं किया जिससे चीन को लगे कि हम उसको काउंटर करना चाह रहे हैं। ऐसा इसलिए होता कि मान लीजिए हम क्या करते, अंडमान निकोबार वाले क्षेत्र का सैन्यकरण कर देते। उसी समय जो है कि चीन क्या कर रहा था, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और दक्षिणी चीन सागर के कई क्षेत्रों में अपनी परियोजनाएं चालू कर रहा था। तो उसको ये लग जाता कि हम क्या कर रहे हैं, उसको काउंटर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए चूंकि हमने सोचा कि हमें ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए उपरोक्त इन दोनों कारणों की वजह से हमने क्या किया, यहाँ पे सैन्यकरण नहीं किया। लेकिन जैसे जैसे चीन क्या हुआ, मजबूत हुआ, आर्थिक रूप से मजबूत होता गया, उसकी शक्ति बढ़ती गई, उसका रक्षा पर जो है कि बजट का अनुपात बढ़ता गया, तो उसने क्या किया, दक्षिणी चीन सागर और प्रशांत महासागर के अन्य क्षेत्रों में, हिंद महासागरीय क्षेत्रों में अपनी गतिविधियां बढ़ा दी। और इन गतिविधियों को बढ़ाने में उसने एक कार्य ये किया कि भारत को उसने चारों तरफ से घेरने का प्रयास किया और इसके लिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति अपनाए। इस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति के तहत वह क्या करता है कि भारत को घेरने का प्रयास करता है। जैसा कि मैं बताऊं, पाकिस्तान का जो ग्वादर बंदरगाह है, आप उसको वहां पर देख लीजिए, वो जो उसकी उस स्थिति आप देख सकते हैं। मालदीव के मराओ क्षेत्र पर आप उसको देख सकते हैं। श्रीलंका के हम्बनटोटा पर आप उसकी उपस्थिति देख सकते हैं। बांग्लादेश के चटगांव पर, म्यांमार के कोको द्वीप, जी हाँ वही कोको द्वीप जो मैंने स्टार्टिंग पर दिखाया था, कोको द्वीप पर उसकी उपस्थिति देख सकते हैं। कंबोडिया और थाईलैंड में भी वो अपनी पकड़ मजबूत बना रहा। तो अब देखिए क्या हुआ कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति अपनाई, उसके साथ साथ इसने क्या किया, भारत को घेरने का प्रयास किया और अपनी जो है कि जो आक्रामकता है उसको बढ़ाने का प्रयास किया। और भारत से लगे जो क्षेत्र हैं, चाहे तिब्बत वाला हो, पाकिस्तान वाला हो, अफगानिस्तान, यहाँ पर भी इसने क्या किया, सैन्य ताकत को अपना मजबूत करने का प्रयास किया। अब इससे हुआ ये कि इससे ना सिर्फ भारत को यह एहसास हुआ कि वह घिर रहा है, बल्कि जो दूसरे देश हैं उनके साथ भी ये चुनौतियाँ क्या होगी, थोड़ा सा जटिल हो गई। इसी समय क्या किया चीन ने, जापान, दक्षिण पूर्व एशिया के देश, ऑस्ट्रेलिया, अन्य देशों से भी क्या कर दिया, अपनी तनाव बढ़ा ली। और तनाव बढ़ाने का नतीजा ये है कि जापान, वियतनाम, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों की जो सोच है उसमें परिवर्तन आया। कौन सी सोच? जो पहले वो सोचते थे कि हमें अंडमान निकोबार आइलैंड वाले क्षेत्र का भारत को सैन्यकरण नहीं करने देना चाहिए, क्योंकि वो चिंतित थे कि भारत क्या हो, ऐसा ना हो कि डोमिनेंट नेचर अपनाए। लेकिन जब उनको लगा कि अब तो क्या हो रहा है, हम जिस चीज के लिए भारत को रोकने का प्रयास कर रहे थे, और भारत की सोच भी ऐसी नहीं थी, लेकिन चीन ने क्या किया, उसको एग्जीक्यूट कर दिया, उसको क्रियान्वित कर दिया। जैसे जैसे चीन की ताकत बढ़ रही है, वह दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रों, स्थलीय भागों या फिर जलीय क्षेत्र हों या द्वीपीय क्षेत्र हैं, उनके साथ क्या कर रहा है, तनाव बढ़ रहा है, उनके क्षेत्रों पर कब्जा कर रहा है। तो उनको लगा कि अब अगर चीन को रोकना है तो एक ही देश वो कर सकता है यह काम, और वह है भारत। तो उनकी भी अब छुपी हुई इच्छा ये थी कि जिस चीज के लिए वो डर रहे थे कि अंडमान निकोबार क्षेत्र का सैन्यकरण ना किया जाए, अब वह खुद चाहते थे कि इसका सैन्यकरण किया जाए, जिससे चीन को हम क्या कर सकें, काउंटर कर सकें। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो दक्षिणी चीन और सागर वाला क्षेत्र है, यहाँ पर आए दिन क्या होता है, चीन जो है कि अपना सैन्य प्रदर्शन करता है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ उसने तनाव इतने ज़्यादा बढ़ा लिए हैं कि कई बार उन दोनों देशों की जो आर्मी है आमने सामने आ चुकी है। अगर आप कोरोना वायरस का जो फेज है इसमें देखें तो इसमें तो ऑस्ट्रेलिया और जो अमेरिका के साथ जो चीन के रिश्ते हैं वो सबसे वर्स्ट कंडीशन में पहुंच गए। ऐसे समय में एक हमें ज़रूरत थी शक्ति संतुलन की, और उस शक्ति संतुलन को कायम एक ही देश कर सकता था, और वह देश था भारत। इसे देखते हुए भारत ने भी कार्य किया, अन्य देशों ने भी कार्य किया। भारत ने क्या किया, जो वह सैन्यकरण की नीति अपना रहा था, जो कि काफी धीमी गति से चल रही थी, क्योंकि हमारा उद्देश्य बिल्कुल यह नहीं था कि उसका हमें मिलिट्री यूज करना है। भारत ने उसमें गति को आगे बढ़ाया, उसको गति दी। दूसरा, भारत ने क्या किया, अन्य देशों का सहयोग लिया, जो देश पहले से चाहते थे कि भारत हमारे साथ मिलकर कार्य करे। ऐसे में हमने क्या किया, भारत ने अमेरिका, फ्रांस, सिंगापुर के साथ MLSA अर्थात म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट हस्ताक्षर किया। इस समझौते के तहत हम अगर आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब हम किसी देश के साथ म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट करते हैं, इसका मतलब है कि कोई अगर विषम परिस्थिति आएगी तो उस समय हम एक दूसरे के मिलिट्री बेस और दूसरे के संसाधनों का प्रयोग कर
सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। जैसे अभी मैं बताऊं, भारत ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के साथ भी क्या किया है, MLS से अर्थात म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट किया है। इसके तहत हमने ये कहा है कि भारत का जो अंडमान निकोबार द्वीप क्षेत्र का जो सैन्य बेस है, इसका प्रयोग जो अगर ऑस्ट्रेलिया करना चाहे तो वह कर सकता है। वहीं भारत अगर चाहे तो ऑस्ट्रेलिया के कोकोस द्वीप का प्रयोग कर सकता है। और कोकोस द्वीप की अगर लोकेशन देखेंगे तो आपको स्टेट ऑफ मलक्का के पास दिखाई देगी। तो इसी तरह से भारत ने क्या किया, कुछ देशों के साथ ऐसे समझौते किए जिससे यदि भारत को कहीं दूसरे जगह से चीन को रोकना हो, काउंटर करना हो या कोई सपोर्ट की आवश्यकता हो तो हम पहले से उसके लिए तैयार हैं। और भारत ने जानबूझकर ये नहीं कहा कि हम ही कर लेते हैं, अन्य देशों की भी चिंताएं क्या थी, कॉमन थी, इसलिए सभी देशों ने भारत के साथ हाथ बढ़ाया और आगे बढ़ गए भारत द्वारा। लेकिन अभी तक जो हमने MLS से किए थे, अर्थात जो हमने म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट किए थे, उनका फायदा हम बहुत नहीं ले पा रहे थे। इसके कारण ये थे कि दरअसल हम सैन्यकरण की जो प्रक्रिया है उससे बचना चाहते थे। हम प्रमुख फोकस जो हमारा था वह पर्यटन था, वहाँ पर विकास था, वहाँ के लोगों की सुरक्षा थी और साथ ही साथ जो अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत जो शांतिपूर्वक जो परिवहन होता उस पर हमारा फोकस था। लेकिन जैसे जैसे चीन ने एग्रेशन बढ़ाया, भारत ने भी क्या कर दिया, सैन्यकरण की गतिविधि को आगे बढ़ा दिया। और हमारा उद्देश्य यही था कि अंडमान निकोबार जो क्षेत्र है इसको इतना मजबूत करना जिससे हम चीन को हर तरह से रोकने में सक्षम हो सके। जैसा कि मैंने आपको इसकी लोकेशन से परिचित कराया था, यह मलक्का जल संधि के समीप है, जिसके माध्यम से जो है कि कुल विश्व के समुद्री व्यापार का 25% होता है। लेकिन हमें एक देश को लेकर यहां पर चिंता थी और वह था चीन। चीन अपने व्यापार का लगभग 70% व्यापार स्टेट ऑफ मलक्का के रास्ते से करता है और अपने कुल कच्चे माल का, और इसमें अगर हम तेल को प्रमुख रूप से लें, ऊर्जा को लें, तो लगभग अपने कच्चे तेल का लगभग 85% इसी रास्ते से आयात करता है। तो भारत ने यह सोचा कि यदि हम ऐसी कोई विषम परिस्थिति चीन के द्वारा क्रिएट की जाती है तो हमारे लिए सबसे अच्छा यही होगा कि हम क्या करें कि उसको वहां पर रोक दें, जिससे क्या हो, ना तो वह तेल प्राप्त कर सके और ना ही वह कहां अंदर प्रवेश कर सके, हिंद महासागर में उसको प्रवेश करने के लिए जो रास्ते हैं उसमें सबसे प्रमुख रास्ता है स्टेट ऑफ मलक्का। इसलिए भारत ने क्या किया, जो ऑस्ट्रेलिया के साथ एग्रीमेंट किया अर्थात म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट किया, फिर या अन्य देशों के साथ किया, उसमें उसने सोचा कि हमें सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है वो अंडमान निकोबार वाले क्षेत्र पर ही करना है। अंडमान निकोबार वाला जो क्षेत्र है भारत उसको क्या कर रहा है, मजबूत कर रहा है और ऑस्ट्रेलिया अपने कोकोस द्वीप वाले क्षेत्र को मजबूत कर रहा है। तो अगर कोई हमारे सामने विषम परिस्थिति होती है तो अगर भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों मिलकर इस पर काम करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, स्टेट ऑफ मलक्का पर पूरी तरह से नियंत्रण करके चीन को हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, उसको हम हिंद महासागर में प्रवेश करने से रोक सकते हैं। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो चीन की जो नेवी है वह क्या हो जाएगी, बिल्कुल ठप हो जाएगी। अब उसके पास दो ही विकल्प बचेंगे, वह क्या करे, या तो स्थलीय क्षेत्रों से या फिर जो है कि अपने एयरफोर्स के माध्यम से हमसे लड़ने का प्रयास करे। लेकिन भारत के लिए काफी बड़ी जीत होगी क्योंकि जो चीन की नेवी है वो कमजोर नहीं है, उसके पास संख्या बल अच्छा है। इसी के कारण आपने देखा होगा बार बार वो क्या करता है, अमेरिका के सामने आकर खड़ा हो जाता है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका का हमने एक क्वाड ग्रुप बना रखा है। तो ये जो क्वाड ग्रुप है, पहले यह जो अपनी रणनीति में क्या करता था, चीन को नाराज नहीं करना चाहता था, खासकर भारत। और इसी के कारण अगर आप क्वाड का सैन्य अभ्यास देखेंगे तो भारत ये नहीं चाहता था कि वह क्या करे, जापान, ऑस्ट्रेलिया और सभी देशों के साथ हमेशा सैन्य अभ्यास करे। इसीलिए क्या करता था, उस समय समय पर बचता था कि वह सभी देशों को मिलकर सैन्य अभ्यास करने से बचे, जिससे चीन को यह ना लगे कि हम उसके खिलाफ कोई गुटबंदी कर रहे हैं। लेकिन अब क्या हुआ है, भारत ने अपनी रणनीति बदल ली है और बदल इसलिए है, अब भारत यह है खुलकर चीन के सामने खड़ा हो गया है और उसने कहा है कि हम क्वाड ग्रुप को भी मजबूत करेंगे। हमने जो म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट किए हैं
हैं उनको भी मजबूत करेंगे और आने वाले समय में हम और भी ऐसे प्रयास करेंगे जिससे हमारी सैन्य ताकत मजबूत हो सकती है। अर्थात अब तक जो हमारी चर्चा के केंद्र में, चिंता के केंद्र में चीन की नाराजगी होती थी, अब उसको हमने क्या कर दिया, दरकिनार कर दिया। हाल के समय बार बार चीन के जंगी जहाज़ों और पनडुब्बी की उपस्थिति अंडमान निकोबार वाले क्षेत्र में देखी गई है। ऐसे में भारत ने क्या किया है कि यहाँ पर सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए भारत ने एक साल पहले ही लगभग 5,650 करोड़ रुपए के सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर विकास योजना को मंजूरी दे दी है। अर्थात जो गतिविधि हमने प्रारंभ की थी 1971 के युद्ध के बाद, अब हमने उसको क्या कर दिया, बहुत ज़्यादा तीव्र कर दिया है। इसके तहत हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पर युद्धपोत, विमान, ड्रोन और मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। अर्थात हमारा प्रयास यह है कि हम हर वह गतिविधि वहाँ पर करें जिससे हम कभी भी यहाँ से अगर सैन्य गतिविधियों के माध्यम से किसी देश को रोकने का, खासकर चीन को रोकने का प्रयास करना चाहें तो हमें यह ना सोचना पड़े कि यहाँ पर अभी इस चीज़ की कमी है। इसी के तहत जो है कि INS से बाज पर स्थित हवाई पट्टी का विस्तार 3,050 फीट से बढ़ाकर 10,000 फीट तक कर दिया गया। अब प्रश्न आएगा INS से जो है कि यह बाज क्या है, तो दरअसल यह ग्रेट निकोबार की कैंपबेल खाड़ी में स्थित एक नौसैनिक विमान बेस है। नौसैनिक विमान बेस का मतलब यह है कि यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो नौसेना है उसके लिए बेस बनाया गया है। तो इसकी क्या कर दिया है, अब हमने इस हवाई पट्टी का विस्तार कर दिया है। पहले हवाई पट्टी यहाँ पर जो नौसैनिक बेस है, यहाँ पर हवाई पट्टी छोटी थी, तो जब छोटी होगी तो हर प्रकार के हमारे जो फाइटर जेट हैं वो लैंड नहीं कर सकते, उड़ान नहीं भर सकते हैं, वहाँ पर हम बड़ी संख्या में नहीं रख सकते हैं। लेकिन अब हमने क्या कर दिया, जब उसकी हमने आकार बड़ा कर दिया है तो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम हर तरह के जहाज़ों को उड़ान भर सकते हैं और वहाँ पर हम अपनी गतिविधियों को अपने हिसाब से नियंत्रित कर सकते हैं। अब जो हमने ये विस्तार किया है 10,000 फीट तक हमने ये विस्तार किया है, इसके माध्यम से जो आधुनिक P-81 निगरानी जो विमान हैं उनको हम संचालित कर पाएंगे और हमें अपने हिसाब से क्या कर पाएंगे, उनको कंट्रोल कर पाएंगे बड़ी संख्या में रह के, जो कि अभी तक संभव नहीं था। 3,000 लगभग 50 फीट का जो अभी जो हवाई पट्टी थी उस पर ये संभव नहीं हो पाता था। और जो P-81 हैं ये क्या करते हैं, निगरानी रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, तो इनकी उपस्थिति को हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। साथ ही साथ पोर्ट ब्लेयर के समीप हम दूसरा अपना जो है कि फ्लोटिंग ड्राई डॉक नेवी का विकास प्रारंभ कर रहे हैं। फ्लोटिंग, देखिए शब्द क्या है, फ्लोटिंग मतलब तैरता हुआ, ड्राई मतलब शुष्क, डाक नेवी का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर जो है कि जहाज आकर रुकने वाले। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जगह जगह पानी में हम ऐसे फ्लोटिंग ड्राई डॉक बना रहे हैं जहां पर हम जहाज़ों को रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, उनसे सामान उतारकर दूसरे जहाज पर ला सकते हैं। इसलिए यह किया जा रहा है ताकि ऐसा हो कि कहीं पर अगर मान लीजिए हमें द्वीप से दूर भी हमें कहीं सैन्य सामग्री पहुंचानी हो, तो जब हमारे पास ऐसे फ्लोटिंग ड्राई डॉक नेवी होगा तो उसके माध्यम से हम हर जगह हर तरह से क्या कर सकते हैं, अपने सामान, अपने सैन्य उपकरण को पहुंचा सकते हैं। हमें उसके लिए द्वीपीय क्षेत्र तक पहुंचकर सामान उतारने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि यह जो डॉक है इसके माध्यम से हम कहीं पर भी सामान उतार और लाद सकते हैं। इसके अलावा नौसेना इस द्वीप पर अवस्थित जो डिगलीपुर है, कामोर्ता है, कैंपबेल खाड़ी में 3 अग्र संचालक बेसों अर्थात फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिस का निर्माण कर रही है। फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिस का मतलब यह है कि यह ऐसे बेसिस होंगे जिनको हम सामान्यतः प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन जब हमें अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इन जितने भी बेसिस हैं इन सभी को खोल देंगे और हम सामने आकर दुश्मन से लड़ पाएंगे। इसको आसान शब्दों में मैं समझाऊं कि अगर आपके घर के पास एक ऐसा स्थान है जहां से आप किसी दुश्मन पर अटैक कर सकते हैं, तो ऐसे ही भारत के पास क्या है कि भारत कुछ और ही ऐसे स्थान बना रहा है जिसका प्रयोग करके वह
कभी भी काफ़ी डिफेंसिव तरीके से, एग्रेसिव तरीके से क्या कर सकता है, दुश्मन का मुकाबला कई क्षेत्रों से कर सकता है। और उसके लिए क्या करेंगे, हमने ये जो द्वीपीय क्षेत्र पे हैं यहाँ पे फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिस बना रहे हैं, अर्थात ऐसे बेसिस बना रहे हैं जिनको हम समान रूप से तो क्या करेंगे, संचालित नहीं करेंगे, लेकिन जब जरूरत पड़ी एक सबको क्या कर देंगे, एक साथ एक्टिव कर देंगे। और इससे क्या हो जाएगा, दुश्मन को हम पीछे धकेलने में या उसको तहस नहस करने में हमारे लिए क्या होगी, सहूलियत हो। भारत ने यहाँ पर पहले ही सुखोई 30 MKI, पोसिडन 81, P-81 भी इसको बोलते हैं, हीरोन सेकेंड यहाँ पर क्या कर रखा है, तैनात कर रखा है। पिछले कुछ माह से चीन ने भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान अन्य देशों के साथ अपने संबंधों में जिस तरह से आक्रामकता दिखाई है, खासकर गलवान घाटी क्षेत्र में हुई झड़पों को आप देख सकते हैं, उसकी वजह से अब कहा यह जा रहा है कि जो अभी तक अर्थात 1 महीने पहले तक भी जो हमारी सैन्यकरण की गति थी, अब उस सैन्यकरण की गति को बूस्ट करने की जरूरत है। आने वाले समय में हमें पता चल सकता है कि जो हमारी सबसे अच्छी मिसाइल सिस्टम है, हो सकता है रूस के द्वारा जो हम S-400 मिसाइल सिस्टम भी ला रहे हैं, उनकी भी तैनाती करने की बात कई समीक्षक यहां पर कह रहे हैं। उनका कहना यह है कि भारत को सिर्फ अपनी उत्तरी सीमाओं पर अपनी मजबूती को नहीं बढ़ाना चाहिए, बल्कि उनके पास एक ऐसा द्वीपीय क्षेत्र है जहां से वह जो स्ट्रीम ऑफ पर्ल्स की नीति के माध्यम से हमें चीन ने घेर रखा था, हम उसको रोक सकते हैं, उसको विफल कर सकते हैं, इसलिए हमको यहाँ पर भी करना चाहिए। इसी के तहत आपने देखा हाल ही में भारत ने, अभी आप कल की न्यूज़ देखे होंगे, तो सबमरीन OFC प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। OFC का मतलब क्या है, ऑप्टिकल फाइबर केबल प्रोजेक्ट। और इसके तहत क्या किया गया है, आपको पता है, चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर तक लगभग 2300 किलोमीटर लंबी हमने समुद्री केबल को बिछाया है। और यह जो समुद्री केबल है, यह किन द्वीपों को जोड़ रही है, काफी महत्वपूर्ण है। पोर्ट ब्लेयर, स्वराज द्वीप, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, कामोर्ता, ग्रेट निकोबार, लॉन्ग आइलैंड, रंगत को इससे जोड़ा गया है। और इसकी यह जो हमने क्या किया, ऑप्टिकल फाइबर केबल जोड़ा है, इससे क्या होगा, न सिर्फ यहाँ के लोगों को जो इंटरनेट की सुविधा थी उसकी स्पीड अच्छी मिलेगी, बल्कि सबसे बड़ी बात है कि यहाँ की जो मिलिट्री है उसको क्या होगा, जो उसकी इंटेलिजेंस है, उसको सूचनाओं का आदान प्रदान है, या फिर युद्ध के समय उनको जो है कि जो इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है, लोकेशन सर्च करने की ज़रूरत पड़ती है, उसमें क्या होगी, आसानी होगी। तो भारत ने बहुत समय रहते ही क्या कर लिया, इसको भी कर लिया। इसी के साथ भारत कह रहा है कि अब हम क्या करेंगे, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का विकास यहाँ पर करेंगे। तो ट्रांसशिपमेंट जो पोर्ट होते हैं वो इस प्रकार के पोर्ट या बंदरगाह होते हैं जहाँ पे दूसरे जहाज क्या होते हैं, सामान लेकर आते हैं और वहाँ पर सामान उतार कर क्या करते हैं, दूसरे जहाज़ों के माध्यम से भेजते हैं। आपने देखा होगा सिंगापुर का आप नाम ले लीजिए, या फिर जो है कि आपने हम्बनटोटा का नाम सुना होगा। तो ये जो भी ये पोर्ट है, ये किस प्रकार के पोर्ट हैं, ये इसी प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं। तो देखिए भारत क्या कर रहा है, भारत क्या अपना जो है कि सैन्य मजबूती तो बढ़ा ही रहा है, साथ ही साथ ऐसी गतिविधियों का वहां पर बढ़ावा दे रहा है जिसके वजह से क्या हो सकता है कि यहाँ का आर्थिक विकास हो सकता है, इसकी आर्थिक उपयोगिता क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। तो कुल मिलाकर अगर हम ये समझें तो भारत क्या कर रहा है कि इस समय खुलकर चीन के सामने आ गया है, और वह चाहे म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट सिस्टम हो, चाहे यहाँ पर केबल के माध्यम से पूरे क्षेत्र को जो है कि जोड़ने का प्रयास हो, यहाँ पे जो है कि हमारे बेस सैन्य बेस बनाने की जो गति हो उसको बढ़ा दिया है। और साथ ही साथ यहाँ पर आने वाले समय में भारत उन सभी गतिविधियों को स्ट्रेटेजिक लोकेशन के रूप में देख रहा है, जैसा कि हम अपने अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में, हम लद्दाख वाले क्षेत्र में, हम उत्तराखंड वाले क्षेत्रों में देखते आए हैं। तो कुल मिलाकर समीक्षक ये कह रहे हैं कि भारत जो सैन्यकरण कर रहा है वह समय की आवश्यकता है, समय की डिमांड है, लेकिन इसकी गति कम है। वहीं दूसरी तरफ जो पर्यावरण के जानकार हैं उनकी इस पर कुछ आपत्तियां हैं। पहली आपत्ति यह है कि यह जो क्षेत्र है
यहाँ के जो जनजातीय समुदाय हैं वह जो है कि भारत सरकार को यह प्रयास करना चाहिए कि इस सैन्यकरण से उनका जो है कि जीवन प्रभावित ना हो। दूसरा, यह जो पूरा क्षेत्र है यहाँ का जो पर्यावरणीय महत्व है, चाहे वो मेरीन इकोसिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या फिर फॉरेस्ट इकोसिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या फिर वेटलैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए उनका यह चिंता है कि भारत को जब अपनी सैन्यकरण की गतिविधि को बढ़ा रहा है तो यहाँ पर इन्वायरमेंटल ये जो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन होंगे, जो चेंजेस आए हैं उनको भी उसमें ध्यान देने की आवश्यकता है। और फाइनली उनकी आपत्ति ये है कि जब भी सैन्यकरण होता है तो पर्यावरणीय मुद्दों को दरकिनार कर दिया जाता है। इसलिए भारत सरकार को यहाँ पर सचेत होकर लॉन्ग टर्म को सोचते हुए अपनी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, क्योंकि एक बार सैन्य बेस का विकास हो जाने पर वहाँ पर पर्यावरण को दोबारा पुनर्स्थापित करना कठिन होता है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि हम जिस तरह से सैन्यकरण की ओर बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में भारत के जो सबसे महत्वपूर्ण सैन्य बेस होंगे उसमें अंडमान निकोबार क्षेत्र का नाम सबसे इंपॉर्टेंट होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।